हेलो एवरीवन। एचटेट पीजीटी 2020 के रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। 2021 और 22 के रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सॉल्यूशन में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और 2022 के पीजीटी के मैथ्स के सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहें या 21 के देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए 2020 के जो ये क्वेश्चंस हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एचटेट के जो कंसेप्ट हैं रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, उसके लिए आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन इस तरह के अगर आपकी रीजनिंग थोड़ी सी भी स्ट्रोंग है, थोड़ी सी भी, तो आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन कर जाते हैं तो प्रीवियस ईयर के, तो आपके लगभग जो है सारे क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो कोई नई बुक या नया टॉपिक ना छेड़ें। मैं तो आपको यही राय दूंगा कि जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को गो थ्रू आप करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या है। इन ए कोड लैंग्वेज डिस्टेंस को जो है इस कोड में लिखा गया, डॉक्यूमेंट को इस कोड में लिखा गया। ये कह रहे थर्सडे को किस कोड में लिखा जाएगा, मतलब सिमिलर कोड में कैसे लिखा जा सकता है। देखिए थोड़ा सा अंदाजा अगर लगाएं तो डी और आई को इसने इंटरचेंज किया, आई और डी कर दिया। तीसरा जो अल्फाबेट है एस, उससे एक अगला लिखा टी, फिर टी और ए जो अगले दो अल्फाबेट है उसको उसने इंटरचेंज करके ए टी लिख दिया। फिर एन को अगला लिख दिया एम और एन ओ, और सी और ई को इंटरचेंज कर दिया, ई सी बना दिया। ऐसी डॉक्यूमेंट में क्या होगा, देखिए ध्यान से, डी और ओ को इंटरचेंज किया, ठीक है जी। ऐसे ही सी से आगे डी और इन दोनों को इंटरचेंज किया, फिर इसका अगला शब्द बना ई से अगला एफ और इन दोनों को इसने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है जी। ऐसे सिमिलरली इसको अगर आप देखें तो थर्सडे में टी एच को इंटरचेंज किया, एच टी हो गया। यू को का जो अगला अल्फाबेट है वी लिखा, आर एस को इंटरचेंज करें तो एस आर बना, डी का अगला अल्फाबेट क्या हो जाएगा डी ई, और ए वाई को इंटरचेंज कर दिया वाई ए। तो ये जो है कोडिंग में लिखा जा सकता है, सेम कोडिंग में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। कमल 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। देखिए डायरेक्शन का ना क्वेश्चन मैंने हर एक पेपर में देख लिया। डायरेक्शन का क्वेश्चन जो है हर एक पेपर में आपको दिखेगा कि वो इस दिशा में जा रहा है, फिर उस दिशा में जा रहा है, वट एवर भी, ठीक है जी। तो सबसे पहले डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ मैंने बना ली। ये कह रहे हैं 10 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, लो जी 10 मीटर यहाँ पे उत्तर की ओर गया वो। उसके बाद 6 मीटर दक्षिण की ओर, वापिस 6 मीटर, ठीक है जी, 6 मीटर दक्षिण की ओर गया। मान लो वो इस पॉइंट पे खड़ा है और इस पॉइंट से वो चला था, ठीक है जी, मतलब वो 4 मीटर का गैप अभी बाकी है। उसके बाद कह रहा है पूर्व की ओर फिर 3 मीटर की तरफ चलता है, पूर्व की ओर 3 मीटर की तरफ चला, इधर की तरफ 3 मीटर चला वो, ठीक है जी। उसके बाद ये कह रहा है अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, मतलब वो यहाँ से किस दिशा में है, किस दिशा में है आप देखें तो दिशा ये वाली है जी, देखा जाए तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा है। उत्तर पूर्व मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड है, ये आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। प्रथम वर्ष में गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि की हो जाती है। देखिए जब भी जनसंख्या का क्वेश्चन आए, देखिए पॉपुलेशन पहले कितनी थी, जनसंख्या कितनी थी, मैंने मान लिया x थी, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा हमेशा, ठीक है। और वृद्धि के लिए प्लस का निशान लगाएंगे यहाँ, और क्या कहते हैं अगर घटती है जनसंख्या तो माइनस का निशान लगेगा। प्रथम वर्ष के लिए पावर क्या होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ से वैल्यू क्या मिली, जो जनसंख्या बनी पहले वर्ष की वो 20 एलसीएम आ जाएगा, तो 21x/20। मतलब प्रथम वर्ष खत्म होते होते जनसंख्या ये थी, अगले वर्ष इसमें 5% की कमी हो जाती है, मतलब इस जनसंख्या में 5% की कमी हो गई,
x की जगह इस नंबर को रख के कमी के लिए क्या किया मैंने, माइनस का निशान, और बात एक ही साल की चल रही है तो 20 एलसीएम आया, अब की बार माइनस का निशान है तो क्या हो जाएगा 19x बटे में 20। ये जनसंख्या होगी अब की बार अगले साल के दूसरे साल के अंत तक। लेकिन दूसरे साल के अंत तक की जनसंख्या हमें दी गई है तो हमें x का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। x का मान हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे x की गलती है, ये काट देता हूँ। ठीक है जी, तो वैल्यू क्या आई x की, ये टर्म उधर चली गई 79800 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 21 इंटू में 19। ठीक है जी, इसको अगर सोल्व करें जस्ट तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये कितने पे कटेगा 21 या 63 और 16 8 21 8 168। ठीक है जी, 21 पे कट गया ये। अब 19 पे अगर काटते हैं तो ये क्या आ गया 200, 200 गुना 20 गुना 20 कितना हो गया 80,000। तो 80,000 जो है हमारी उस गांव की, जो भी दिया गया है एक गांव, उसकी जनसंख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर बनेगा जी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। हमें ये बताना है कि इस श्रेणी में कौन सा पद गलत है। क्वेश्चन सिंपल सा है, मैं आपको एक अंदाजे से बता देता हूँ किस तरीके से कह रहे हैं। आप अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट को अगर ना देखें, सिर्फ न्यूमेरिक वर्ड्स को देखें तो आपको दिखेगा 1 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 15 और 15 के बाद 17। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे आके डिफरेंस गड़बड़ आ गया 6 का, और यहाँ पे गड़बड़ तो होनी थी क्योंकि यहाँ गलती थी। अगर यहाँ पे 15 की जगह 13 होता तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 4 का सभी में डिफरेंस आ जाता। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, मतलब गलत जो है नंबर वो क्या है 15LS, वो गलत होगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है। आप अगर अनुपात में वैसे ही लेकर चलें प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग तो R1 मैं 2 मान लेता हूँ रेडियस, और R2 रेडियस मान लिया 3। ठीक है जी, ऐसी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया H1 5 मान लिया, ठीक है जी, और H2 मैंने मान लिया 3। वैसे तो यहाँ पे कोई ना कोई हम वेरिएबल हम लेकर चलते होते हैं, कोई फिक्स नंबर या कह लो चाहे के लेकर चलते होते हैं, लेकिन अपन ने एक अंदाजा लगाना है कि आयतनों का मध्य अनुपात क्या होगा। ठीक है जी, फार्मूला आयतन का, जो बेलन का आयतन है वॉल्यूम है वो जानते हो πr² होता है। दो बेलन की बात चल रही है तो हम क्या करते हैं, रेडियस और उनकी हाइट जो है हम अलग अलग लेकर चल पड़ते हैं। पाई से पाई तो कट जाएगा। R1 की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 5 रेशो, ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 इंटू में H2 कितना है 3, तो कितना हो गया 20 रेशो 27। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका करेक्ट बनता है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। श्रीमान X श्रीमती Y के लिए कहा, मतलब X जो है मेल है, मैं प्लस का निशान लगा रहा हूँ, Y जो है फीमेल है। श्रीमती Y मेरी माता के पुत्र की पत्नी है। पुत्र मतलब पोता, पोते की पत्नी है। जो Y है X की माता, X की जो माता है, कोई भी मैं मदर नेम दूं अगर, ठीक है जी, उसके पोते की, मतलब 2 पीढ़ी नीचे जाएंगे अगर आप, यहाँ पे A मान लो, यहाँ पे B मान लो। ठीक है जी, ये तो खुद ही हो गई है। ठीक है जी, और ये इसका पोता हो गया और उसकी वाइफ है ये। ठीक है, अगर ये इसका B जो है A का बेटा है तो इसका मतलब ये इसकी क्या है, ये जो X है वो इसके क्या बने, इसके फादर इन लॉ बने। ठीक है जी, तो एक ही ऑप्शन दिखेगा आपको फादर इन लॉ, फोर्थ ऑप्शन इसका बनेगा करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67।
क्वेश्चन नंबर 67 ना एच टेट की अगर आप ओरिजिनल की देखोगे उसके अंदर आंसर जो है स्टार लगाया हुआ है, गलत है ये क्वेश्चन। वो ये कह रहे हैं वर्णों को क्रम बदले बिना और प्रत्येक वर्ण को एक बार प्रयोग करते हुए हर्टलेस कितने स्वतंत्र शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। अगर ये कहता है कि इनके दो हिस्सों में बांटे तो कितने जो है शब्द मीनिंगफुल बन सकते हैं, तो वो तो ये होता है कि हार्ट अलग होता और प्लस में लेस अलग होता, मतलब दो शब्दों से मिलकर बने। लेकिन अब बात ही गोलमोल कर दी, तो इसलिए ये क्वेश्चन को उसने गलत दिया है। ठीक है, अगर इस तरह का होता तो इसका आंसर 2 आता। बाकी जी आप खुद सोच सकते हैं इसके अंदर क्या होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। इंग्लिश के लिए मान लेता हूँ NE, फेलियर है ये 27%। ठीक है जी, और साइंस के लिए मान लिया NS, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस विच आर फेलियर 28। ठीक है जी, दोनों में जो हुए, जब बोथ की बात चले ध्यान रखें एक बात खास तौर पर, जो विदाउट मैथ वाले रीजनिंग और क्वांटिटेटिव को अटेम्प्ट करते हैं, जब बोथ वर्ड आए या दोनों वर्ड आए तो इंटरसेक्शन का साइन लगता है। ठीक है जी, और इसके लिए फार्मूला जो होता है, एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, A यूनियन B का। E और S की बात चल रही है तो E यूनियन S कहेंगे। ठीक है, NE प्लस NS माइनस NE इंटरसेक्शन S। गहराई से समझे बात को। E इंटरसेक्शन F का मतलब, S का मतलब होता है दोनों को लेकर चलना है। यूनियन का मतलब होता है किसी एक या दोनों। ठीक है जी, या तो E या फिर S या फिर दोनों, इसका ये मतलब होता है मैथ की लैंग्वेज में। ठीक है जी, मतलब कम से कम एक। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो E यूनियन S का मतलब क्या है, कम से कम एक। इसके अंदर क्या है, दोनों, दोनों ही। ठीक है जी, तो क्या आएगा 27 प्लस 38 माइनस 19, वैल्यू क्या बनी, इसको अगर ऐड करें तो ये हो गया 65 माइनस 19, वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई 46%। ध्यान रखें ये जो हमारे पास कैलकुलेशन आई है ये फेलियर के कैलकुलेशन है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है जी, ये क्या था, इंग्लिश में फेल हुए, ये साइंस में फेल हुए, ये दोनों में फेल हुए, इसका मतलब क्या है, कम से कम एक में फेल हुए। इसका मतलब कम से कम एक में फेल हुए, एटलीस्ट वन। ठीक है जी, हमें ये निकालना है कि पास कितनों में हुए। ठीक है जी, दोनों विषयों में पास होने वाले। ठीक है जी, तो वो होता है हमेशा कम से कम एक का उल्टा होता है। ठीक है जी, उल्टे के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाते होते हैं, जो कि परसेंटेज अगर गिवन है तो 100 में से माइनस कर दो जो कम से कम एक वाले फेल है, तो हमें पता लग जाएगा कि दोनों में पास कितने हैं। तो 54 हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको क्वेश्चन जरूर समझ आएगा। थोड़ा सा आप इमेजिन कर सकते हो और लेके चलना चाहो तो कोई आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लेकर चल सकते हो। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में दो नंबर्स हमें बताने अगले कौन से होंगे। इसके अंदर ध्यान से देखें ना तो दो सीरीज मर्ज की गई हैं, दो सीक्वेंस मर्ज की गई हैं। देखिए यहाँ पे एक का डिफरेंस है -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए -4 होगा। तो यहाँ तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे 10 आएगा। बिल्कुल सिमिलर वे में यहाँ पे, यहाँ से जाते हुए -4 है, यहाँ से यहाँ जाते हुए -3 है, इसी तरीके से यहाँ -2 है, तो सिमिलर वे में इधर की तरफ जाते हुए -1 होगा। तो 11 में से 1 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 10, तो दोनों जगह 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन थोड़ा सा जो है विदाउट मैथ वालों को टिपिकल लगेगा, लेकिन मैथ जो पढ़ते हैं जिनका पीजीटी ही मैथ है, मैथ का ही एचटेट है, उनके लिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ए मैन रोज अपस्ट्रीम 13 किलोमीटर, मतलब धारा के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में 13 किलोमीटर चलता है पर्सन,
डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के साथ साथ जिस तरफ बहाव है उसका की दिशा में 28 किलोमीटर चल रहा है और दोनों में टाइम उसे 5-5 घंटे लगे हर एक में। ठीक है जी। हमें स्पीड ऑफ वाटर फाइंड करनी है। ध्यान रखें, अगर अपस्ट्रीम जा रहा है तो पर्सन की स्पीड जो है हमेशा पानी की स्पीड से ज़्यादा रहेगी, तभी वो जो है विपरीत दिशा में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएगा। अगर कम हुई तो वो नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है जी। तो हम उस पर्सन की जो स्पीड मान लेते हैं एक्स है और जो पानी की स्पीड है वो मान लेते हैं वाई है। विपरीत दिशा के लिए हमेशा माइनस का निशान आएगा। ठीक है जी। और धारा की दिशा में अगर चलोगे तो स्पीड होगी ऑब्वियस सी बात है तेज, तो प्लस का निशान आएगा। स्पीड या गति, गति का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी विपरीत दिशा में करी उसने? 13 किलोमीटर, बटे में समय कितना लगा उसे 5। इसी तरीके से यहाँ भी कितनी दूरी उसने तय की 28 और उसे टाइम कितना लगा 5। ठीक है जी। तो हमें जो है वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स मैंने किसको माना था? जो पर्सन की स्पीड है उसको, और वाई किसको मानना था? वाटर की स्पीड को। हमें वाटर की स्पीड फाइंड करनी है तो वाई की वैल्यू को निकालना है, तो एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं। तो क्या होगा, जब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे साइन जो हो जाएंगे चेंज, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये तो वैल्यू क्या होगी? -2y। और इसको जब माइनस करोगे 13/5 -28/5, क्या वैल्यू हमारे पास बनेगी? 5 एलसीएम। ठीक है जी। 13 - 28, सो 2y इक्वल टू -15/5। तो सोल्व करें, माइनस से माइनस कट गया, ये वैल्यू किस पे कटी? 3 पे, तो y की वैल्यू आ गई 3/2 किलोमीटर पर आवर। 3/2 का मतलब 1 × 1/2 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि शाम 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक लिखता है, सभी इंटीजर्स लिखे 1 से 100 तक, तो कितनी बार 3 आएगा? एक बात ध्यान रखें, जो ये डिजिट्स होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 1 से लेके 99 के बीच में हर एक संख्या, इनमें से हर एक संख्या, आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूं मैं, इनके बीच में हर एक संख्या जो मैंने आपको बताई है वो 20 बार आती है। ठीक है ना। कभी भी क्वेश्चन 3 की जगह कोई और बदल के आ जाए ना तो डायरेक्ट आंसर लगाया ना, लेकिन अगर आपने गिनना है तो गिन के भी बता देता हूँ। जैसे 3 कहाँ कहाँ आएगा? 3 13 23 33। ठीक है जी। ऐसे चलते जाए 93। तो ये 3 से लेके 93 तक कितने नंबर हुए? 1 2 3 4, ऐसे चलते जाएंगे तो ये आपको टोटल काउंटिंग में 10 दिखेंगे। ऐसे ही आपको जो है एक गिनती में 30 की गिनती दिखेगी, 30 31 32 वाली। ठीक है। 33 कहाँ तक? हमें 3 गिनने हैं ना, 39। गिनने में ये 10 है पूरे, लेकिन देखा जाए तो 33 जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है जी। इसमें से मैंने 3 को एक बार लिया था, आपको ध्यान होगा 3 एक बार काउंट किया था तो 10 आया। एक बार का जो 3 मैंने काउंट करना है वो इसमें काउंट कर लेता हूँ, इसका मतलब फिर से 10 आ गया, तो टोटल जो है 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आएगा। ये तो मैंने बताया आपको, जो है डिटेल में बता दिया, लेकिन शॉर्टकट में ध्यान रखें कभी भी ऐसा हो। ठीक है जी। 0 के लिए आप गिन के देखिए कितनी बार आता है और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है जी। लेकिन गिनना कहाँ तक? 1 से 99 तक तो गिनोगे ही, हमें कहाँ तक चाहिए? 100 तक चाहिए, तो 1 से 100 तक जरूर बताना कि 0 कितनी बार आया। थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। 72 में क्या है? ए बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, कुछ ऐसे। सी और डी के मध्य, सी और डी ई से बड़ी है, सी और डी ई से बड़े हैं। अब ये नहीं पता उसमें सी बड़ा है या डी बड़ा है, ये नहीं बताया उसने। ठीक है जी। ई ए और सी के मध्य में है, मतलब कुछ ऐसे, ए और सी के बीच में ई है। अब डी का भी नहीं पता, क्या पता दोनों बराबर हो, फिर ये भी नहीं पता। सी बी से बड़ा है, सी जो है बी से बड़ा है, बिल्कुल इसमें हमें पता लग रहा है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से श्योर है कि सत्य होगा। ठीक है जी, देखें ए सी से बड़ा है, ए जो है सी से बड़ा नहीं है जी। सी डी से बड़ा है, हमें इस पे शक है, हमें कुछ नहीं पता। डी सी से बड़ा है, कुछ पता ही नहीं है क्या पता बराबर हो। ठीक है जी, ई बी से बड़ा है, ई बी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। एम टी आर के और डी प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एम केवल टी से छोटा है, एम सिर्फ और सिर्फ टी से छोटा है। ठीक है जी, मतलब बाकियों से जो है वो बड़ा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डी के से लंबा है, केवल के से लंबा है। ठीक है, डी जो है केवल के से लंबा है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर सबसे लंबा व्यक्ति कौन सा है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि m जो है केवल t से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब t से बड़ा तो कोई है ही नहीं। और k d जो है केवल k से लंबा है, इसका मतलब k से कोई छोटा नहीं है। तो बीच में कौन बना, बीच में किसकी बात रहेगी, r की बात रहेगी। ठीक है जी, तो यहाँ r नहीं हो सकता और यहाँ भी r नहीं हो सकता है, तो r कहाँ आएगा, बिल्कुल बीच में ही आएगा। क्योंकि जो ये केवल वाली कंडीशन लगा दी ना जो ये दोनों में, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद कोई नहीं है और इससे पहले कोई नहीं है, तो बीच में r ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट बनेगा जी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। जो ये हमें गिवन है एक रिलेशन, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट तो बाद की बात है, पहले हम इसकी वैल्यू तो निकाल के देख लें। तुम ये आप सभी ये बात देखोगे कि ये जो नंबर्स है बटे में सेम ही है, लेकिन सिर्फ पावर का ही डिफरेंस है। मतलब कुछ ऐसी टर्म है ये, a रेज टू द पावर 4 b रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म होती है हमारे पास। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज। ये तो टर्म कट गई, कटने के बाद वैल्यू क्या रही, वैल्यू रही हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें ए और बी क्या है, ए और बी है, ए है 1 × 3/4 पावर 2 और बी है 2 × 1/3 पावर 2। जस्ट इसको अगर सोल्व करें तो कितना आएगा, 7/4, उसकी पावर है 2। और इसी तरीके से 3 दूनी 6 और 1 7, 7/4 उसकी भी पावर 3। ठीक है, इसकी पावर 2। कितना आया, 49/16 प्लस 49/9। ठीक है जी, 49 आ गया एलसीएम, कॉमन एलसीएम तो आएगा 16 और 9 का 144। तो ये बनेगा 9 और 16। तो वैल्यू क्या आएगी, 49 × 25 डिवाइड बाय 144। देखें एक क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं गलतियां और टाइम जो है यही लगता है। अब ज़्यादातर क्या करेंगे, 49 को 25 से गुणा करने बैठ जाएंगे। हमने गुणा नहीं करनी है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सिर्फ सीधा इसके ऊपर लगाओ स्क्वायर रूट, दैट्स इट। ठीक है जी, 49 का रूट हो गया 7, 25 का रूट हो गया 5, 144 का रूट हो गया 12। तो वैल्यू क्या होगी, 35/12। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 2 सही 11/12। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, एज का क्वेश्चन है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में भी बहुत बार आता है। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव के पार्ट के अंदर या जनरली आपको ये इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। अगर पिता की आयु x है तो 5 वर्ष पश्चात x+5 होएगी। ऐसे ही जो बेटे की जो उम्र है वो भी उसके अंदर भी 5 जोड़ दिया, 3 गुनी है तो मैंने 3 गुना कर दिया। तो x+5 = 3y + 15। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 3y 15 - 5 10। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ऐसे कह रहे 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले 7 गुनी थी
जो छोटा हो उनके अंदर गुणा करनी है, ठीक है जी, ताकि रिलेशन जो है हमारे पास इक्वल बन सके। सेम वैल्यू क्या बनी, x माइनस 7y माइनस 35 प्लस का उधर जाके 5 हो जाएगा तो माइनस का 30। दो इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। पहले वाली इक्वेशन को इसी के जस्ट नीचे मैंने रख लिया, ठीक है जी। माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, जब वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास टर्म क्या बनी, -4y इक्वल टू -40। तो y की वैल्यू सोल्व करने पर क्या आ गई, 10। y की वैल्यू 10 यहाँ पे रखोगे तो x माइनस 3 इंटू में 10 प्लस 10 तो 30 उधर चला जाएगा तो x प्लस 30 तो x की वैल्यू आ गई 40। पिता की जो एज हमने माननी थी वो x माननी थी, और इसमें जो है फादर की एज के बारे में ही पूछा गया है, तो 40 वर्ष जो है उसका आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। एक व्यक्ति सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग अभ्यास कर रहा है, उल्टा खड़ा है ये समझ लो, ठीक है जी। उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है। क्वेश्चन देके कंफ्यूज ना हो जाना, सबसे पहले इसकी डायरेक्शन को ही बना लो। डायरेक्शन अगर बनाई तो कुछ इस तरीके से, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। देखिए अगर पर्सन जो है सीधा खड़ा होता, ठीक है जी, और पूर्व की ओर दिशा करके खड़ा होता, पूर्व की ओर मुंह करके, तो उसका उल्टा हाथ नॉर्थ की तरफ होता और सीधा हाथ साउथ की तरफ होता। ऐसे ही अगर वो पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा होता सीधा, तो ये काम उल्टा हो जाता कि उसका उल्टा हाथ साउथ की तरफ होता और सीधा हाथ उसका नॉर्थ की तरफ होता, ठीक है जी। जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो सीधे खड़े होने में जो आपको डायरेक्शन दिख रही है उसका बिल्कुल अपोजिट कर दिया करो। जैसे पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं तो उल्टा हाथ अपना साउथ की तरफ है, अगर उल्टे खड़े होंगे तो अपना जो उल्टा हाथ है वो उत्तर की तरफ होगा, ठीक है जी। तो उत्तर इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। दो नल ए और बी एक टंकी को पूर्णतः भरने में, कंप्लीट भरने में 30 मिनट और 36 मिनट का समय लेते हैं, कि यदि दोनों टूटियों को, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और ए को कब बंद करें कि टैंकी जो है सही 18 मिनट के बाद पूरी पूरी भर जाए, एकदम भर जाए, ठीक है जी। अब ये जो 18 मिनट आप देख रहे हो ना, ये जो है बी का हाफ टाइम है, और ए का अगर हाफ टाइम देखोगे ना तो 15 मिनट है। इसका मतलब ए आधी टंकी भरने में, हाफ भरने में 15 मिनट लगाएगी और बी भी हाफ भरने में 18 मिनट लगाएगी, ठीक है जी। तो 18 मिनट के बाद ए और बी दोनों का काम जो है खत्म हो जाएगा टैंकी भरने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है 15 मिनट में ये तो अपना काम कंप्लीट कर देगी, ठीक है जी। 15 मिनट में तो उसने अपना आधा काम कर दिया और आधा काम जो है बी कर देगा 18 मिनट के अंदर अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सिंपल से लॉजिक से आप ये समझ सकते हैं कि जो ए है अगर 15 मिनट बाद बंद कर दी जाए टैप, ठीक है जी, तो 18 मिनट के बाद टैंकी जो है पूरी भर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिकी, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट है। अभी हाफ ईयरली अगर हो तो ध्यान रखें जितनी रेट, जितनी दर दी गई हो उसका आधा कर दिया करो। ये राशि दी गई है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2 बार रिपीट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखें, ठीक है। सीईटी में भी अब की बार ये क्वेश्चन जो एज इट इज आया था, ये क्वेश्चन जो अब की बार पेपर हुए थे। 800 रुपये की एक राशि 926 रुपये 10 पैसे में कितने वर्षों में बन जाएगी। तो 910 रुपये 26 पैसे, सॉरी 926 रुपये 10 पैसे ये तो उसे मिले, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 800 रुपये लगने के बाद। हाफ ईयर लिया तो मैंने बोला था कि 10 वर्ष का कितना, 10% का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है जी। पावर टी, टाइम हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करना है।
तो वैल्यू हमारे पास क्या आई 926.10 डिवाइडेड बाय 800, पॉइंट हटा के आप जानते हो बटे में 100 आता है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और यहाँ जो है 20 पे कट जाएगा और अंदर 20 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 21/20 पूरे की पावर टी हो जाएगा। तो ये पता कितना बना 1961 बटे में 8000, 21/20 पूरे की पावर टी। ध्यान से देखें तो 1961 जो है ना 21 का क्यूब होता है और 8000 जो है वो 20 का क्यूब होता है, मतलब 21/20 पूरे की पावर 3 लिख सकते हैं। और कंपेयर किया जाए बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है, तो T3 आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 वर्ष है, ध्यान रखें ये गलती ना कर बैठना। यहाँ पे बात क्या थी, हाफ ईयरली की थी। इसका मतलब 3 किश्तों में पैसा चुकाना है उसने, 3 किश्तों का मतलब 6 महीने की किश्तें 3, इसका मतलब 1.5 वर्ष का टाइम लगेगा उसे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा जी करेक्ट। देखिए एक नेक्स्ट सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। लिस्ट स्क्वायर नंबर, न्यूनतम वर्ग संख्या, वर्ग भी हो और छोटी भी हो, जो इन तीनों से भाग होती हो। ठीक है जी। 120 किसी का भी वर्ग नहीं होता, ठीक है। 1800 किसी का वर्ग नहीं होता। 3600 वर्ग होता है 60 का, 60 का वर्ग करेंगे 3600 बनेगा। लेकिन क्या ये जो संख्या है तीनों से भाग होती है? 8 से भी भाग होगी, चेक कर लो। ये 15 से ही भाग होती है और 24 से ही भाग होगी। 6400 की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने हमसे न्यूनतम वर्ग संख्या पूछी है। तो 3600 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80th क्वेश्चन है, एक सिंपल जो है प्रैक्टिकली नॉलेज के हिसाब से अगर देखें तो उस टाइप का क्वेश्चन है। 6 पेनों का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, उसे बेचा गया जितने में, उसकी बात कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन्स मतलब 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 8 पेन जितने में खरीदे उसने उतने पैसों में तो उसने 6 पेन बेचे हैं, इसका मतलब उसके पास 2 पेन बचे। देखो मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। अगर एक पेन की कीमत 10 रुपये है तो 6 पेन खरीदने में उसने 60 रुपये चुकाए, खरीदे उसने, ठीक है जी। तो 8 पेन के लिए ऑब्वियस सी बात है 80 रुपये देगा। जितने में उसने 8 पेन खरीदे उतने में तो वो 6 पेन बेच गया, ठीक है। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है किसका, 6 पेन का, वो 80 रुपये है। उसे 2 पेन फिर भी बचे क्योंकि उसने टोटल 8 पेन खरीदे थे, इसका मतलब उसे 20 रुपये का बेनिफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट या लॉस कह रहे हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ हमें ये बताना है, ठीक है जी। तो यहाँ से तो यही समझ आता है कि उसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है जी। प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का, 20 रुपये का। तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस जो है हमारा कितना बना 60 रुपये, सॉरी 6 पेन का 80 रुपये। तो 20 रुपये उसे प्रॉफिट हुआ, 6 पेन को खरीदा कितने में था उसने 60 रुपये में, बात 6 पेनों की ही चल रही है। तो कितने परसेंट हुआ, तो गुना में 100 लगाया, कितना आ गया 3, 100/3%, मतलब इसको अगर परसेंटेज में फ्रैक्शन में निकालें तो 33/1/3% प्रॉफिट हुआ है उसे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। मैंने आपके सामने सारे सॉल्यूशन इसके करवा दिए हैं, ठीक है जी। ऐसे ही और वीडियोस अगर आपको चाहिए, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 7 दिन रह गए हैं, 6 दिन ही रह गए हैं, 5 से 6 दिन लगभग अंदाजा स्टेट के पेपर को। तो जिनको ज़रूरत है उन तक मेरी वीडियोस पहुँचाएँ ताकि जो है वो उनको भी जो है रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेनिफिट मिल सके, ठीक है जी। थैंक यू।